उसको बनाने की कोशिश की। इसके बाद जो और एक यूरोपियन पावर्स यहाँ पे आता है वो है फ्रेंच। द फ्रेंच पीपल वर द लास्ट टू एंटर एज वी सॉ 1664 के अंदर यहाँ पे आते हैं। स्टोरी ऐसी है कि 1664 के अंदर फ्रेंच किंग हुआ करता था लुई 14 एंड उसका फाइनेंस मिनिस्टर था कॉलबर्ट। ही टोल्ड हिज मिनिस्टर कि आप भी कुछ करो बिकॉज आवर राइवल कंट्रीज इन यूरोप आर डूइंग गुड ग्रेट बिजनेस विद द इंडियन कॉलोनीज और इंडिया की आजू बाजू में जो भी साउथ एशियन कंट्रीज है उसके साथ साथ। और इसी के बैकड्रॉप के अंदर 1664 के अंदर भी फ्रांस के लोग जग गए और इनको भी लगा कि हमको एक कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट कर देनी चाहिए। इन कोर्स ऑफ टाइम 1668 के अंदर ये भी यहाँ पे सूरत के अंदर एस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्री। द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत वाज एस्टेब्लिश इन 1668। द सेकंड फैक्ट्री इन 1669 के अंदर मसूलीपट्टनम के अंदर दूसरी फैक्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। 1674 तक आते आते ये लोग पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर इज अ प्लेस नियर हुगली के पास बंगाल के अंदर है। पौंडीचेरी इज इन तमिलनाडु करेंटली। दोनों जगह पे अपना बेस एस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ पे पौंडीचेरी इनका सबसे मेन बेस बन जाता है। अभी स्टोरी ऐसी है कि 1670 से लेके 1740 तक जब फ्रेंच यहाँ पे आते हैं तब तक इनकी गाड़ी ठीक ठाक चलती रही। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग होता था, थोड़ी बहुत बिजनेस होता रहता था। बट 1742 में इनका एक गवर्नर आता है जिसका नाम था लॉर्ड डुप्ले। दिस लॉर्ड डुप्ले वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। इसका मानना ऐसा था कि फ्रेंच लोगों को यहाँ पे शासन करना चाहिए, वी शुड रूल दिस प्लेस एंड ही चेंज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेंच कंपनी फ्रॉम कमर्शियल टू इंपीरियल एक्सपांशन। उसको लग रहा था कि अगर हमको कॉमर्स में आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू gain more money, if you want to earn more money, then we should keep the hold, we should keep the political hold as well as the economic hold। और यहाँ पे जितने भी नेटिव स्टेट्स थे उन लोग को भी सब्जुगेट करना पड़ेगा। साथों साथ यहाँ पे बहुत सारी यूरोपियन शक्तियां थी जिसमें से सबसे पावरफुल यूरोपियन पावर था वो था इंग्लिश। अभी यू सी कि ओपनिंग ऑफ न्यू चैप्टर टेक्स प्लेस बिटवीन दी एंग्लो एंड दी फ्रेंच राइवलरी, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे। ऑलरेडी 70 इयर्स, आपको ये चीज आप पकड़ लो कि 1600 से शुरू कर दो तो करीबन 140 इयर्स हैज पास बाय। The British were established, they had their own bases, they had their own trading pattern, they had their own business style, and when the French came और फ्रेंच का ये भी एम्बिशियस गवर्नर जनरल आ जाता है तो अंग्रेजों को पसंद आएगी। Will the Britishers like that the French person is coming from some other place in Europe and trying to hamper my business? And as a result of this thing, Carnatic Wars take place. Carnatic is a region in South India जहां आपका आज की तारीख में जो आपका मॉडर्न तमिलनाडु और उसके जो नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पे उसको कर्नाटिक बोलते हैं। ओके, अभी कर्नाटिक वॉर की जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड के अंदर आपको यूरोप देखने को मिलेगा। फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड मैं बोल सकता हूँ, इवन मिडिवल वर्ल्ड। जस्ट लाइक आज की तारीख में हमारा और हमारा बाजू वाला जो नेबर है उसके साथ हम लोग थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में भी ऐसा ही था कि कहीं एक दूसरे के सामने निकल गए तो तलवार खींच देते थे। राइट फ्रॉम 12th-13th सेंचुरी इनके बीच में लड़ाइयां होती थी। तो ऐसी लड़ाई यहाँ पे 1740s के आसपास हो जाती है, 1700s के आसपास, कि जहां ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, आपको पता होगा। इन ऑस्ट्रिया देयर वाज दिस सक्सेशन वॉर दैट वाज टेकिंग प्लेस, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि अ वुमेन वाज सपोज्ड टू टेक द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रियन किंग। ओके, वहां की रानी बनने वाली थी। On one side, the British and the Dutch people supported Austria कि आपको बनना चाहिए, आपको रानी बनना चाहिए। As usual, the French इनकी बनना नहीं था तो ये ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध पे उठक गए। So you will see कि वहां कुछ लेना देना नहीं है ऑस्ट्रिया नाम के प्रदेश के ऊपर। इंग्लिश और फ्रेंच झगड़ रहा है यूरोप के अंदर। वही बैकग्राउंड कमर्शियल मोटिव को चेंज करके इंपीरियलिस्टिक मोटिव की तरफ जाना, और इसके कारण ही ऑस्ट्रियन वॉर एक बैकग्राउंड बन जाता है कार्नेटिक वॉर्स का। The fight between the English and the French also started on Indian side for the supremacy। बोले यहाँ पे भी कुछ भी हो जाए हम लोग को हमारा झंडा गहरा के ही रखना है, कुछ भी हो जाए we are supposed to control Indian land also। ठीक है, तो कर्नाटिक वॉर की शुरुआत होती है। ऑलमोस्ट पहला कर्नाटिक वॉर टेक प्लेस बिटवीन 1746 to 1748, the second Carnatic War between 1749 to 1754, the third Carnatic War between 1758 to 1763। 3 लड़ाइयां होती है। 3 लड़ाइयां के अंतर्गत जब से तीसरी लड़ाई हुई 1758 के और 1763 के बीच में, वहां पे 1760 में यहाँ पे वॉन्डी वॉश के युद्ध के अंदर फ्रांस की पतन हो जाएगा। इसके बाद यू विल सी दैट द फ्रेंच पावर विल बी रेलिगेटेड एंड कन्फाइंड टू फ्यू प्लेसेस इन इंडिया
जो आज की तारीख में आप पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी नाम से जानते हो। जस्ट लाइक द पोर्चुगीज को भी दीव दमन और गोवा के अंदर कन्फाइन कर दिया गया। डच को तो निकाल ही दिया कि बोले तुम जाओ आपका इंडोनेशिया की तरफ, यहाँ पे रहो ही मत। यहाँ पे जो फ्रेंच पावर थे, फ्रेंच को भी कन्फाइन कर दिया जाता है, और वही कन्फाइनमेंट आपको ये 3 युद्ध के अंदर पता चलेगा। सो नाउ यू ट्राई टू रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड्स वी सॉ, जहां पे क्या हो रहा था, युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? एक से ज्यादा युद्ध किया कि कम किया? मोर देन वन वॉर। एसेंशियली यू विल सी कैनेटिक वॉर्स 1, मराठास के साथ 3 लड़ाई, मैसूर के साथ 4 लड़ाई, सिख के साथ 2 लड़ाई। नॉट अ सिंगल स्टेट वॉज देयर जिसके साथ एक लड़ाई के अंदर इन्होंने, जो बड़ा स्टेट था, मतलब चिंटू पिंटू स्टेट्स को तो आराम से ये लोग सब्जुगेट कर देते थे, बट जो भी बड़े स्टेट्स थे उनके ऊपर बहुत ही टाइम लगता था। ओके, सो दिस वाज द प्लेस कर्नाटिक, जो आपका यहाँ पे जो साउथ इंडिया के अंदर आज की तारीख में जो तमिलनाडु एस्टेब्लिश्ड है वहां पे ही था, और उसका कैपिटल हुआ करता था आरकोट, और आरकोट में इन्होंने अपना बेस बनाया था। ओके, बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। वॉर्स की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही टाइम चला जाएगा, क्योंकि उसमें वही होगा, ये घोड़े से गिरा, ये हाथी से गिरा, और इसने ये किया और पीछे से बख्तर मार दिया, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो लॉर्ड डुप्ले, मैंने आपको बताया कि 1740 का टाइम था, उसको फ्रांस से भेजा जाता है कि कुछ करके आओ, कुछ तूफानी करो, एंड ही वॉज वेरी एम्बिशियस। तो बोले मैं कुछ ना कुछ कर ही दूंगा कुछ भारत को इसको लिए। एंड 1746 में सबसे पहले ये भाई साहब आके करते हैं कि फ्रेंच एक इनका बेस था पौंडीचेरी के अंदर, इसके इर्द गिर्द, वहां पे मद्रास नजदीक पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे मद्रास को कैप्चर कर। भी मद्रास में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों का ऑलरेडी फोर्ट हुआ करता था, तो वो फोर्ट के कारण एक तो उनको फटका पड़ गया कि यार मेरा फोर्ट जा रहा है। इसके साथ साथ इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर, और वहां पे एक कर्नाटिक जो स्टेट था उसका नवाब भी था, तो उसको भी फटका पड़ा। तो ये सब चीजों को देख के इंग्लिश को लगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर रिटेलिएशन, हमको कुछ ना कुछ तो बदला लेना पड़ेगा, ये चीज नहीं चल सकती। एंड द ब्रिटिश रिस्पॉन्स टुक प्लेस। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स इन रिटर्न, इन्होंने बोला कि तू मद्रास लेगा, मैं तेरा पौंडीचेरी ले लूंगा। ओके, हो गया टिट फॉर टैट। सो यू विल सी दैट द बसीज ऑफ पौंडीचेरी टुक प्लेस वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स, और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्विजिशंस लगाते रहे। अभी स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पे जो लॉर्ड डुप्ले था उसने अपना बेस बहुत ही स्ट्रांग बना के रखा, इतना बेस स्ट्रांग बना के रखा था, डिफेंस इतना स्ट्रांग बना के रखा था कि अंग्रेजों को पीछे हटना रहा। तो दिस वाज द विक्ट्री फॉर द फ्रेंच इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स, जहां पे अंग्रेजों फ्रेंच को नहीं हरा पाते। एज यूजुअल अंग्रेजों को लगा कि अभी ज्यादा मार खानी पड़ेगी, तो क्या करते थे, बोले ट्रीटी कर देते, चलो भाई साहब। द ट्रीटी ऑफ एला शेपल टेक प्लेस, जहां पे मद्रास वापिस अंग्रेजों को दे दिया जाता है, और कनाडा के नाम का एक प्रांत है जिसका नाम है क्यूबेक, नॉर्दर्न कनाडा। क्यूबेक इज एसेंशियली अ फ्रेंच प्लेस। अगर आप कनाडा जाओगे तो द सेकंड लैंग्वेज इन कनाडा इज फ्रेंच। वंस अपॉन अ टाइम कनाडा was used to be ruled by the French people, और आज की तारीख में आपने टोरंटो क्रॉस कर दिया, टोरंटो क्रॉस करके ऊपर की साइड गए, या आप थोड़ा वेस्ट की साइड जाने की कोशिश करोगे तो वहां पे बहुत ही फ्रेंच भाषा बोली जाती है। मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ओटावा, बहुत सारी जगह है जहाँ पे कैलेगरी में भी थोड़ी बहुत फ्रेंच बोली जाती है। अभी कनाडा के अंदर थर्ड लैंग्वेज भी ऑफिशियल होगी, वो है हमारी पंजाबी हुआ। ओके, यू सी द मल्टीकल्चरलिज्म, कि जहाँ पे the defense minister is of Indian origin, the Sikh defense minister. Justin Trudeau is a very fantastic leader, उसकी बहुत popularity भी है, and first time उसने gender proportion करके उसने कैबिनेट बनाया, equal number of men and women in the cabinet. एक symbolic चीज करने की कोशिश की है, तो कनाडा के अंदर हम लोग देखेंगे जब IR करेंगे थोड़ा बहुत। ओके, इसके साथ साथ ये पहली ट्रीटी होती है और सब स्वाहा कर दिया जाता है कि चलो भाई, चलो गलती हो गई भाई साहब, अब लड़ाई नहीं करेंगे। विदिन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर दोनों के कमर्शियल मोटिव्स टकराते हैं। फिर से फ्रेंच और इंग्लिश सोचते हैं कि यार हम लोग को धंधे के अंदर खोट जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी इस बार क्या कहानी बनाई जाए, तो फ्रेंच इस बार यहाँ पे जो आरकोट करके जो जगह थी, जो इसका पूरा का पूरा कर्नाटिक का कैपिटल था, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बोले देखो अब तुम्हारे ऊपर इनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ब्रिटिश इसके बाद काउंटर अटैक करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इनका लीडर्स होता है, जो 1757 और 1772 में जब गवर्नर बनाया जाता है पोर्ट विलियम्स का, तब तक वो यहाँ पे बहुत सारा बेस एस्टेब्लिश करता है। जब 1749 के अंदर फ्रेंच ने आरकोट के ऊपर अटैक किया, तो ब्रिटिशर्स ने काउंटर अटैक करते हैं वहां से अपनी फोर्स बुला के, और फ्रेंच लोग फिर वहां से भाग जाते हैं, और फ्रेंच लोग का रिट्रीट होता है। बोले अभी चलो शांति हो जाएगी, पर वो होती नहीं है। फ्रेंच कंटिन्यूअसली यहाँ पे आए
उसके बाद यहाँ के जितने भी नेटिव स्टेट्स थे, यहाँ की जितने भी रियासतें थी, उनके बीच में कांस्टेंट इंटरफियर करते रहे। यही इंटरफियरेंस के अंदर इन्होंने जो आपका निजाम जो स्टेट था, जो हैदराबाद का स्टेट था, उसके अंदर इन्होंने टांग गड़ाई। और इसके साथ साथ एक फ्रेंच ऑफिसर था बसी, वो बसी कंटिन्यूअसली इंटरफियरेंस करता रहा। तो एक साइड के अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आरकोट नाम का जो स्टेट है वो एसेंशियली किसका पपेट बन गया, ब्रिटिशर्स का। और यहाँ पे जो हैदराबाद नाम का जो स्टेट है, जहां पे ये लोग इंटरफियर करके अपने हिसाब से पूरा रूल कराने की कोशिश कर रहे थे, वो पपेट किसके हाथ में आ जाएगा, फ्रेंच के हाथ में। सो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिफेंडिंग आरकोट एंड हैदराबाद, बोथ द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर। तो यहाँ पे जो सेकेंड कार्नाटिक वॉर होती है, वो यहाँ पे इस तरह के पूरा का पूरा बैकग्राउंड और पूरा का पूरा बेस बना के बनाई जाती है, जहां पे ये लोग प्रॉक्सी की तरह एक दूसरे के साथ झगड़ने की कोशिश करते हैं। फाइनली इतनी सारी मगजमारी बहुत बढ़ गई, 1754 के अंदर लॉर्ड डुप्ले को वापस बुला दिया जाता है फ्रेंच की सरकार के द्वारा, और गोडेहू नाम का दूसरा एक गवर्नर को भेजा जाता है कि बॉस तुम यहाँ पे थोड़ी बहुत शांति प्रकट करो और इतनी लड़ाइयां मत कराओ। एज यूजुअल फिर से एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अब मैंने आपको पहली स्लाइड्स फिर से मैं याद कराऊंगा, जहां पे वो ट्रेंड आपको पता चल रहा होगा कि पहले लड़ाई की, फिर हर एक लड़ाई के बाद फिर से ट्रीटी की, फिर लड़ाई करते हैं, फिर ट्रीटी करते हैं, फिर लड़ाई करेंगे, फिर ट्रीटी करेंगे। सो यू विल सी कि कार्नाटिक वॉर्स हो या मराठास के साथ कोई भी लड़ाई होगी, सबके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। द थर्ड कार्नाटिक वॉर, इसके बाद जो फ्रेंच लोग का पतन हो गया, विद दिस द डिक्लाइन ऑफ द फ्रेंच टुक प्लेस, उसका बैकग्राउंड के अंदर यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर लड़ाई चल रही थी, जिसे कहा जाता है 7 Years' War। Between 1756 to 1763, this 7 Years' War took place in North America as well as in Europe. नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टोरी ऐसी है कि आपको ये चीज पता होगी, अमेरिकी क्रांति, द पीपल ऑफ अमेरिका वर फाइटिंग टू गेन फ्रीडम फ्रॉम देयर ओन मदरलैंड, वो थी इंग्लैंड। जैसे हमारी भी एक कॉलोनी थी, वी आर ऑल्सो कॉलोनी। अमेरिका भी एक इनका ही उपनिवेश था अंग्रेजों का, और वही उपनिवेश किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया था। ऐसा नहीं था कि हम लोग झगड़ रहे हैं, वहां पे तो अंग्रेजों ने उनको सेटल कराया 100 साल पहले। उनमें से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले मजा नहीं आ रहा इनके साथ रहने में, अलग हो जाओ। दिस हैपेंड इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बैकड्रॉप के अंदर जब 1756 1760 अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल चीजें बहुत बढ़ रही होती है, वहां के लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो वहां पे फ्रांस भी ऊपर से देख रहा था, जो आपका क्यूबेक नाम का स्टेट मैंने आपको बताया, बोले इस साइड हमको नीचे जाना चाहिए, और इन्होंने बोला कि हम लोग अमेरिका के ऊपर युद्ध करें। तो अमेरिका को लेके फ्रांस और इंग्लैंड झगड़ रहे थे, यूरोप के अंदर भी इनकी लड़ाई चल रही थी, तो फिर इंडिया में क्यों ना झगड़े, बोले चलो मिल बैठेंगे दो यार। इसके साथ साथ हुआ ऐसा कि रॉबर्ट क्लाइव, हु वाज वेरी मच एम्बिशियस एट दैट टाइम, 1757 में कुछ उंगली करता है, और फ्रेंच का जो पूरा बेस था बंगाल के अंदर, जिसका नाम था चंद्रनगर नाम के बेस को कैप्चर कर देता है। इसके रिट्रीट के अंदर काउंट डी लैली करके एक फ्रेंच गवर्नर होता है पौंडीचेरी के अंदर, बोले तू हमारा बंगाल के अंदर बेस कब्जे कर रहा है, तो मैं तेरा चेन्नई के आसपास जो सेंट डेविड का जो फोर्ट है उसको कैप्चर कर दूंगा। तो टिट फॉर टैट की कहानी होती है। ओके, तो दिस इज चंद्रनगर विच फॉल्स इन हुगली, और यहाँ से पूरा का पूरा इनका बेस बनता था, और यहाँ पे सेंट डेविड हुआ करता था। 2 रेड डॉट आपको दिख रहे हैं। देयर आर आल्सो अदर यूरोपियंस एट दैट टाइम, बहुत सारे डेनिश थे, डेनमार्क के लोग थे, देन देयर वर बेल्जियंस, बहुत सारे बेल्जियम के लोग भी यहाँ पे थे, बट उनकी बात हम लोग स्टोरी ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। पर 2 चीज बहुत मैटर कर रही थी, चंद्रनगर को ये रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे कैप्चर कर देता है, इसके साथ साथ उसके ही रिट्रीट के अंदर पौंडीचेरी के पास नजदीक जो सेंट डेविड करके फोर्ट था उसको फ्रेंच कैप्चर कर देते हैं। तो टिट फॉर टैट की स्टोरी चलती है। इसके बाद इनकी वॉर बहुत एस्केलेट हो जाती है, बहुत लड़ाइयां चलती है, एंड फाइनली ऑन 22 Jan 1760 एट द बैटल ऑफ बॉन्डिवॉश द फ्रेंच वर डिफीटेड। फ्रेंच के लोगों का पतन 1760, और जो तीसरा कर्नाटिक वॉर चला था 1758 से लेके 1763 के बीच में, वहां पे हुआ। एंड विद द एंडिंग ऑफ 7 Years' War अगेन वन मोर ट्रीटी वाज साइंड, और ये ट्रीटी नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस का समझौता। पेरिस नाम की जगह बहुत खास है, पहले विश्व युद्ध के बाद पेरिस का शांति समझौता हुआ था, PTT कहते हैं, वर्साय की संधि। पेरिस एक ऐसी जगह है, दूसरी एक जगह है शिमला। यस, आई एम नॉट जोकिंग यार, आपको मजाक लग रही होगी। शिमला इज वन सच प्लेस कि एक तो बेबल प्लान हुआ था 40s में,
वहां पे लॉर्ड वेवल लेके जाते जिन्ना और गांधी को, बोले मिल बैठेंगे 2000, पर हुआ नहीं कुछ। फिर 72 के अंदर वापिस होता है, इंदिरा गांधी उनको बुलाती है भुट्टो साहब को, बोले आप आओ यहाँ, फिर भी कुछ नहीं होता। यू सी देयर आर सम प्लेसेस कि जहां शांति करने की कोशिश करोगे तो अशांति बढ़ जाती है। पेरिस के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जर्मनी को, हम लोग देखते हैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आएंगे। क्या क्या इनके मेन पॉइंट्स है पेरिस पीस ट्रीटी के, इसको जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट वाज द फ्रेंच पोसेशंस इन इंडिया वर मेड प्रोटेक्टोरेट स्टेट। फ्रांस को यहाँ भारत के अंदर जितनी भी मिलकर थी, उनकी जितनी भी जमीन थी, वो उनको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया जाता है। इसके बाद फ्रांस के लोग कोई भी अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकते, और जिसकी जो प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, ब्रिटिशर्स की होगी। ओके, द फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया वर मेड प्रोटेक्टोरेट स्टेट, नो फोर्टिफिकेशन वाज अलाउड। बोले किला नहीं बना देंगे। बाजीराव मस्तानी देखी होगी किले का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रॉय देखा होगा सब लोग ने। नो, फोर्ट्स प्लेड अ वेरी हिस्टोरिकल रोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ एनी ऑफ दिस किंगडम्स। आज की तारीख में भी फोर्ट का ठीक है, मतलब कैपिटल सिटी जो होगा, जैसे कैपिटल सिटी आपका डाउन हुआ, आपका पूरा का पूरा जितना भी एम्पायर है वो एक ही झटके में साफ हो। फोर्ट्स प्लेड अ वेरी हिस्टोरिकल रोल। तो यहाँ पे अंग्रेजों को पता था कि यहाँ पे फोर्ट बनाएंगे तो फिर से वहां पे फोर्ट, ऐसे छोटे छोटे से फोर्ट्स हुआ नहीं करते थे। फिर सी ए फोर्ट, तो वहां पे आर्मी के बड़े बड़े कंटीजेंट्स रखे जाते हैं, बैरक्स होती है, ट्रेनिंग होती है। तो अंग्रेजों को पता था कि यहाँ फिर से फोर्ट बनाएंगे तो कल उठ के लॉर्ड डुप्ले का भाई आ जाएगा, लॉर्ड ट्रिपले आ जाएगा, तो ट्रिपले आके कुछ और कर देगा, इससे अच्छा बंद कर दो फोर्ट बनाना। तो नो स्टैंडिंग आर्मी, नो फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट। इसके साथ साथ फ्रेंच को बहुत कन्फाइन कर दिया भारत के बहुत सीमित विस्तारों के तक। यहाँ पे पौंडीचेरी वाज द मेन प्लेस, देयर वर अदर प्लेसेस इन इंडिया, दे आर स्टिल कंसिडर इन द पौंडीचेरी टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है वो है कराईकाल, वन इज इन यानम आंध्र प्रदेश के अंदर है, एंड माहे इज इन केरला। तो अगर पॉलिटी के अंदर या कहीं पे क्वेश्चन आ जाए या जीके का कहीं क्वेश्चन आ जाए तो पौंडीचेरी यूटी खाली पौंडीचेरी और मद्रास तमिलनाडु के अंदर है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज स्प्रेडेड अक्रॉस 3 स्टेट्स, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। वो याद रखने की कोशिश करिएगा। यहाँ से थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जहां आजकल यूपीएससी थोड़ी बहुत हरकतें कर देता है। व्हाट वर द रीजंस फॉर द फ्रेंच डिफीट? जैसे इसने पानीपत को लेके पूछ दिया था, जज्बाती हो गया कि बोले पानीपत में क्यों युद्ध हुआ, वो तो मुझे पता, और ठीक है मुझे क्या पता, लोधी को पता, और ठीक है बाबर को पता, पानीपत में क्यों युद्ध हुआ पूरा का पूरा। व्हाट वर द रीजन फॉर द फ्रेंच? उन लोग का मन किया, बोले वहां लड़ लिए, क्या फर्क पड़ता है, आपको 12.5 नंबर में पेपर के अंदर परेशान किया उसने। व्हाट वर द रीजन फॉर द फ्रेंच डिफीट? पहले देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस वाज अ स्टेट एंटरप्राइज। आज की तारीख में आप लोग को पता होगा कि ये पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। वहां पे सरकार ही सब कुछ कागज करती है, ब्यूरोक्रेसी करती है, इस तरह से आपको पूरा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की तरह चलना पड़ता है। डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन्स। इसके जितने भी डायरेक्टर्स से, गवर्नर से, जो भी लोग थे, वो कौन अपॉइंट करता था? वहां का राजा। सो यू विल सी कि जब राजा अपॉइंट करेगा और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आएगी तो बहुत गथार्जी होगी। इसके सामने अगर आप फ्रेंच देखो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखो, इट वाज अ प्राइवेट एंटिटी, दो द चार्टर वाज गिवन बाय द क्वीन। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट। इसके साथ साथ इसके नीचे एक सब पोस्ट आती है जिसका नाम था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, जहां नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं। इन दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यूज्ड टू बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। कंपनी की सबसे हर एक हरकतों के ऊपर किस तरह से आपको बाज नजर रखी जाए, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। अब आप देखिए कि 1760 में यह हुआ। इसके 13 साल के बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट जगती है जब रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोला जाता है कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए वो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू पास करना है। वो उसके बाद आता है, बट इसके पहले तक जो भी था वो कंपनी प्राइवेट एंटिटी थी। तो आज कंपनी को युद्ध करना है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर ही लिखना था कि बॉस यहाँ पे मैं युद्ध कर रहा हूँ। यहाँ फ्रेंच को, यहाँ लॉर्ड डुप्ले को युद्ध करना है, बोले ट्रू कॉपी करानी पड़ेगी, सही सिक्का कराना पड़ेगा, गेजेटेड ऑफिसर का साइन लेना है, पासपोर्ट साइज, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, उसके बाद आपके सोल्जर्स का पूरा डेटा लाओ। तब तक तो लॉर्ड क्लाइव आके चाटा मार के निकल गया इन लोग। सो यू सी कि द फ्रेंच हैड अ वेरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, और यही ब्यूरोक्रेसी के कारण ही इनका पूरा का पूरा सत्यानाश हो। ओवर एम्बिशियस तो था ही लॉर्ड डुप्ले, वो तो एक कारण बन के ही आ रहा था, बट एक फंडामेंटल रीजन जो था वो था स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी फॉर एनी। इसके लिए तो देखो आजकल तो पीएसयू हम लोग काफी, वो मिनी रत्ना, महारत्ना, बहुत सारे प्रॉफिट मेकिंग है, पर बीच में ऐसी हालत हो गई थी कि सब प्राइवेट 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 ही हो रहा। उसका कारण यही था क्योंकि लेथर्जी हो रही थी, फाइलें क्लियर नहीं हो रही थी, तो वहां युद्ध हो रहा था। युद्ध के अंदर भी ये फाइलों की मायाजाल के अंदर सब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रुक जाती है।
दूसरा एक रीजन ये आप देखिएगा कि वॉज द ओपनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रंट्स बाय द फ्रेंच। इन्होंने क्या किया कि इंडिया के अंदर तो झगड़े ही, यूरोप के अंदर भी झगड़ रहे थे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी झगड़े। एंड यू सी कि यू कैन नॉट कंसेंट्रेट ऑन, इफ यू विल नॉट एबल टू कंसेंट्रेट ऑन वन एरिया, आपको वो एक एक पार्ट करके, अगर आपको युद्ध करना हो तो एक एक पार्ट करके उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंच वहां पे भी मार खाए। दिस हैपेंड इन 1965 व्हेन पाकिस्तान ओपनड अप अ फ्रंट इन कश्मीर, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जहां से ऊपर की साइड पे कश्मीर के ऊपर इनको लगा कि उनकी थोड़ी शैतानी चाल थी, तो जिब्राल्टर के तहत इनको लगा कि हम लोग यहाँ कश्मीर पूरा का पूरा, सर्दियों का टाइम है और ये वो टाइम है, ये पूरा का पूरा कर देंगे, इसको कैप्चर कर देंगे। यहाँ के प्रधानमंत्री वेरी स्मार्ट, ओके, लाल बहादुर शास्त्री बोले एक काम करो, पंजाब पे फ्रंट खोल दो। द मोमेंट द पंजाब फ्रंट वाज ओपन, द पाकिस्तानी आर्मी वाज डिस्टर्ब। पहले तो समझ में नहीं आया, सरप्राइज हो गई, बोले यहाँ पे फोकस करें कि यहाँ पे फोकस करें। अभी कश्मीर लेने जाएंगे तो पंजाब हाथ से चला जाए, क्योंकि हमारी सेना लाहौर से 10 मील तक आके रुक गई, बुरही नाम की जगह थी वहां। सो यू विल सी कि अगर आपने 1 से 2 या 3 से 4 जगह पे फ्रंट खोलने की कोशिश की, जब आप लड़ाई कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, तो आपको मार खानी बहुत लाजमी हो जाए। फ्रेंच के साथ भी यही हुआ कि, और उस टाइम के अंदर तो ऐसा भी नहीं था कि 4 दिन के अंदर आपने प्लेन वेन लगा के आर्मी को डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे जितने थे वो बहुत सीमित थे, वेरी मच लिमिटेड द सोल्जर्स ऑफ द फ्रेंच आर्मी। सो ये इनका बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलता है फ्रेंच की डिफीट के पीछे। दे ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया। फ्रेंच यहाँ पे आए तो सही, बट यहाँ की जो राजकीय स्थिति थी वो कभी समझ ही नहीं। निजाम के साथ थोड़ा अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की, मैसूर के साथ खैर इन्होंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, बट इनको जिस तरह से बैलेंसिंग और इवन आउट करना था वो नहीं करता। वो अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं जब यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन, यहाँ की जो राजकीय स्थिति थी, परिस्थिति थी, उससे बहुत वाकिफ हो। फ्रेंच लोग जब आए तब इनका एक ही काम चल रहा था कि किस तरह से हम लोग पावर कैप्चर करें, और इसके इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी कहानी अटक जाती है। एक और रीजन ये भी देखने को मिलता है, दे कुडंट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी लाइक द इंग्लिश। यहाँ पे नेवी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इफ यू आर नॉट एबल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवी, जो कंट्री ने इंडियन ओशन के ऊपर राज किया उसने इंडिया के ऊपर राज किया। द रीजन वाई इंडिया इज डेवलपिंग दिस ब्लू वाटर नेवी और नेवल, अगर आप न्यूज़पेपर्स देखते रहोगे, so every other day we are coming out with new ships and submarines और ये ना aircraft carriers and all this. The reason is the strengthening of navy. हमारी रीच इंडियन ओशन में होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ही ओशन है जो एक कंट्री के नाम के ऊपर से दिया गया है। द फ्रेंच के साथ भी यही हुआ कि जब अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी रिइंफोर्समेंट की, तो आराम से कहीं ना कहीं से नेवी के थ्रू अपनी सेना अपनी पूरी की पूरी ट्रांसफर कर दी। फ्रेंच के पास तो ये हालत हो गई थी कि नेवी एक तो थी ही नहीं, कहां से लेके आएगा, किस तरह से लेके आएगा। अगर आपको सोल्जर्स आने के लिए तैयार भी हो तो वो भी नहीं हो पा रहे। तो एक रीजन आपको ये भी देखने को मिलता रहता है। द ब्रिटिश had the advantage as they had partial control over Bengal. They had 3 important bases in India, Calcutta, Madras and Bombay. अभी ये तीसरी लड़ाई कब हुई? 1760 में बॉन्डी वॉश। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी। मतलब प्लासी के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी अपना होल्ड बना दिया था। दे हैड अ वेरी लार्ज रिसोर्स रिच एरिया। जब आपके पास एक अच्छा खासा एरिया है, 3 साल से आप उसके ऊपर राज कर रहे हो, यू हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इन, तो अगर आपको कोई भी युद्ध करना हो तो उसके लिए चाहिए पैसा। तो अपना सपना मनी जो था वो प्लासी के बाद इनका शुरू हो गया था। डायरेक्ट प्लंडर, सीधी लूटपाट हम लोग देखते हैं प्लासी और बक्सर के बाद जब ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंदर जाएंगे। The victory at Plassey gave the English company a large resources, whereas you will see the French had only one strong base, only at Pondicherry. अंग्रेजों का बेस कहाँ था? कलकत्ता में था, मद्रास में था और बॉम्बे में था। तो जैसे एक जगह पे आपका युद्ध हुआ और फ्रंट खत्म होता है, तो दूसरी जगह से ही आपकी आर्मी भेज दी जाती है। बट यहाँ पे तो स्टोरी वो नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि खाली पौंडीचेरी के अंदर ही ये लोग कन्फाइन हो गए थे। दे कुडंट बिल्ड एनी न्यू बेसिस। तो जब यहाँ पे भारत के अंदर नए कोई बेस नहीं बना पाएगा इंसान, तो उसको अगर दूसरी जगह से अटैक किया जाए तो उसको आर्मी कहां से आएगी? एक कर्नाटिक वॉर के अंदर मॉरिशियस से वो लोग शिप भेजते हैं, बट मॉरिशियस का जो गवर्नर था वो वापस रिट्रीट कर देता है कि बोले मेरा काम हो गया, उसको डुप्ले के साथ उसके साथ नहीं बनता। सो यू विल सी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाना, इफ पौंडीचेरी वॉज एंडेंजर्ड इट कुड नॉट गेट एनी इफेक्टिव सपोर्ट फ्रॉम अदर बेसिस इन इंडिया। भारत के अंदर जो भी और दूसरे बेसिस हो गए, वहां पे फ्रेंच का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसके कारण भी इनको फटका पड़ गया।
with this thing the end of the British conquest over the European power took place, and this is how the Europeans tried to capture and tried to control the English tried to control over the European powers. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स, भारत की जो रियासतें थी 3 से 4 है, एक तो है मराठास, दूसरे है मैसूर, आपके 6 स्टेट था, उनको देखने की कोशिश करेंगे. ओके, यहां से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ दिया. विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी और पुडुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या था? अच्छा, the first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. The second European power to occupy Pondicherry were the French. The English never occupied Pondicherry. Which of the following statements given above is or are correct? क्या आएगा? D आएगा. How many for A? 1 for A. How many for B? B के लिए कोई नहीं है. 2 and 3. The second European power to occupy Pondicherry were the French. C के लिए कितने हैं? कोई भी नहीं. D के लिए all of them. बाकी सब छोड़ देंगे. सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा छोड़ दोगे तो फिर हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट. ये तो ऊपर से ये तो कन्फाइंड है कि 2-3 बुक्स पढ़ ली तो आप आराम से अटेम्प्ट तो करके आओगे, गोल्ड डॉट तो हो जाएगा. बाकी वाले तो बाकी 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि कहां से आया, तो वो तो आपको सरप्राइज मिलेगा वहां पे. पहले देखने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज. दिस स्टेटमेंट वाज राइट. आई सेड इन द बिफोर ओनली, जब मैंने पोर्चुगीज का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पोर्चुगीज यहाँ पे आते हैं, धीरे धीरे साउथ इंडिया में अपना बेसिस बनाते हैं. और मैं शायद बोला भी था कि पौंडीचेरी के अंदर इन्होंने एक बेस बनाने की कोशिश की थी. द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच. अभी ये थोड़ा प्रश्नार्थ वाला चिन्ह है, जनरली इसको एलिमिनेट कर सकते हो. एक तो पौंडीचेरी आप देखिए, सेकंड कौन आया यहाँ पे? डच आए थे. तो डच ठीक है, मसूलीपट्टनम से नीचे ही है पौंडीचेरी, तो वहां पे तो आ ही गए होंगे, साउथ इंडिया के अंदर है. ज्यादा से ज्यादा तो वही होगा कि चलो आए ना आए तो इसको छोड़ दो, चलो इसको क्वेश्चन मार्क वाला छोड़ दो. तीसरा स्टेटमेंट को देखो, दैट द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी. दिस इज राइट. अंग्रेजों ने किया था, कब किया था? फर्स्ट कैनेटिक वॉर के दौरान. याद करो, जब लॉर्ड डुप्ले ने मद्रास के ऊपर अटैक किया तो इन्होंने क्या किया रिटर्न में? बोले पौंडीचेरी हम ले लेंगे, तुम मद्रास ले लो. सो यू विल सी दैट द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, तो पहला वाला निकल गया. अब आप देखिए कि आपका जहां जहां थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है उसको आप नेगेट कर सकते हो. थर्ड वाला गलत है तो आपको 2 and 3 तो अपने आप नेगेट हो गया ना. दिस कैन नॉट बी द राइट ऑल्टरनेटिव. ओनली 3 वाला भी नहीं होगा. दिस कैन नॉट बी द राइट ऑल्टरनेटिव. द राइट ऑल्टरनेटिव कौन बचता है? आंसर इज. सो एट टाइम्स यू हैव टू यूज दिस एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड का ही सहारा लेके थोड़ा बहुत आप इसको खेलने की कोशिश करिएगा. दूसरा एक क्वेश्चन पूछ दिया, विद द रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियंस पावर इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499. English opened their first factory in South India in Masulipattnam. In Eastern India, the company opened its first factory in Orissa in 1663. Under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746. Okay, is not correct. क्या है इसमें से कौन सा आएगा? Which one of is not correct? अभी इसमें तो डायरेक्ट ABCD है, देखो तो सही. मैंने कहा 1 2 3 दिया, इसमें तुम ज्यादा अपना लॉजिक लगा रहे हो. How many for B? How many for C? मतलब B is not correct. C साउथ इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर. D वाला तो सबको पिक्चर क्लियर ही होगा. अभी हमने काइनेटिक वर्ड्स देखी. देखो स्टेटमेंट देखते रहिएगा, नॉट करेक्ट है. उल्टे से शुरू करते हैं. अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746. यस, दिस इज करेक्ट.
क्यों? क्योंकि पहली कर्नाटिक युद्ध के अंदर फ्रेंच ने मद्रास के ऊपर ऑक्यूपाई किया था। दूसरा जो स्टेटमेंट था सी वाला, इन ईस्टर्न इंडिया द ईस्ट इंडिया इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओरिसा इन 1663। यस, दैट इज आल्सो राइट। जैसे जैसे मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ उसी तरह से उनको और अलग जगह पे अंदर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने का राइट्स मिलता गया। द इंग्लिश ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। साउथ इंडिया है, याद रखिएगा, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। 1616 फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। वो क्रोनोलॉजी वाली स्लाइड अगर आप वापिस घर पे जाके देखोगे तो उसके अंदर ये चीज डाली हुई थी। द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। दिस वन इज रॉन्ग। 1510 के अंदर गोवा को कैप्चर किया। My intention is to only make you aware about these dates because UPSC keeps on asking these dates from this portion of introduction to the modern history or the pre-modern history. Okay, Portuguese captured Goa in 1499. Shall we take a break?